अब अगली बात है फाइलम पॉरीफेरा। देखिए पॉरीफेरा का मतलब आपको बताइए, फ्लोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स है वो सारे के सारे हमारे पॉरीफेरेंस की कैटेगरी में आएंगे। मतलब कहने का ये है कि दे पोजेस मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर, हाँ आ जाओ ना बेटा, इनकी बॉडी के ऊपर मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर होते हैं जिन्हें हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारी छोटी छोटी पोर्स मिलती हैं जिन्हें हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ी पोर मिलती है जिसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, ये ये ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करता है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग ना, इसके अंदर से इनको हटा देते हैं। ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करता है और अंदर कोई सेल्स लगी होती हैं जिन्हें हम लोग कोआनोसाइट्स कहते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे ना एक सेल्स लगी होती हैं जो कोआनोसाइट कहलाती है, कोआनोसाइट कहलाती है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से वाटर एंटर करेगा इसके अंदर, और वाटर एंटर करने के बाद में यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कैविटी के अंदर आया, इस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। मतलब बेसिकली क्या होगा, जो इसके अंदर से फूड पार्टिकल है जो पानी के साथ आए थे वो इस फ्लैजेला के ऊपर चिपक जाएंगे। जो स्पॉन्जोसील के अंदर ये सेल प्रेजेंट थी जिसका नाम मैं कह रहा था कोएनोसाइट, और जो बचा हुआ पानी है वो बाहर निकल जाता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या करता है वाटर कैनाल सिस्टम वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले इनके बेसिक बात कर लेते हैं हैबिटेट की। तो ये बेटा आपके बेसिकली मोस्टली तो एक्वेटिक ही है, और एक्वेटिक में ज्यादातर मरीन होते हैं, कुछ है इसमें से जो फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ है इसमें से जो फ्रेश वाटर होते हैं। दूसरा, ये सेसाइल या सिडेंट्री होते हैं। सेसाइल या सिडेंट्री वर्ड का मतलब जानते हो, ये मूवमेंट नहीं करते, ये अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं सेसाइल या सिडेंट्री होना। ठीक है, दे डू नॉट लोकोमोट। ठीक है, ये लोकोमोट नहीं करते। उसके अलावा इनके जनरल फीचर्स क्या है, इनके पास में सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, इनके अंदर कोई जर्म लेयर नहीं होती, मतलब आप डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक किसी में इसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके अंदर सीलोम नहीं होती, तो ये एसिलोमेट होते हैं। उसके अलावा ये जनरली तो एसिमेट्रिकल होते हैं।
कोई सिमेट्री नहीं है इनकी। ठीक है, एसिमेट्रिकल बॉडी है, लेकिन स्पॉन्जेस कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, कुछ हैं ऐसे जो रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। उसके अलावा इनके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीनों नहीं है। लेकिन ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए वाटर कनाल सिस्टम का यूज करते हैं। इनके पास में वाटर कनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये अपना एक्सक्रीशन करवाते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी तो है बेटे, सर्कुलेटरी है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। सॉरी ब्रो, ए सिलोमेट बेटे, मेरे हिसाब से मैंने पश्तो भाषा में तो लिखा नहीं है, ये फारसी में लिखा मैंने, फारसी भाषा में। यार तू पागल वागल है क्या? देख, इसको भी पता है, कल पढ़ाया नहीं था बेटे। सिलोम, जब तू बात, इसलिए मैं कहता हूँ उससे दूर बैठा कर। ठीक है, इसको ए सिलोमेट का मतलब बता जल्दी से, चिल्ला के। क्या बोल, सिलोम क्या? हाँ, बॉडी कैविटी कहाँ होती है, पूछ इससे। हाँ भाई, पता तो है इसे, फिर क्यों पूछ रहा है मुझसे? अब जिंदगी याद रहेगा, भूलेगा कभी? पक्का। सुडोसिलोमेट कौन होते हैं? Suddenly lined by mesoderm. Mesoderm is formed in pouches. इनके एंडोस्केलेटन के तौर पे स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, मतलब कैसे? और इनकी जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं पिनेकोडर्म, जिसमें दो तरीके की सेल्स लगी होती हैं, पिनेको साइट और पोरोसाइट। और इनर, बीच में मिडिल में आपको स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स मिलेंगे। और तीसरे नंबर पे आपको जो सबसे इनर लेयर है, वो आपको मिलती है कोएनोसाइट, जिन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये मैं पिनेकोडर्म बना रहा हूँ।
कोई फोटो खींच रहा है क्या? है भाई, फोटो खींच रहा है ना, तो फिर मुझे बार बार उस पर शाइन क्यों नजर आ रही है ऐसे? अच्छा घड़ी, ओहो, घड़ी भी स्पेशली पहन का आता है तू? ये है पिनेकोसाइट, ये है पोरोसाइट, और ये है फिनेकोडर्म। ये है कोएनोसाइट, जो व्हाइट कलर से बनाया था वो है स्पॉन्जिन फाइबर, और अंदर जो रेड कलर से बनाए थे ये है स्पीक्यूल्स। इस तरीके का इसका अंदर स्ट्रक्चर होता है पॉरीफेरेंस का या स्पॉन्जेस का। उसके आगे की तरफ ये लगा देना फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है। अब ये जो कॉलर सेल्स है या कोएनोसाइट है, ये कैसी दिखती है और डाइजेशन कैसे करवाती है? कोएनोसाइट ये ऐसी दिखती है। ये फ्लैजिला है, ये माइक्रोवेला। ये होता क्या है, ये फूड को जैसे ट्रैप कर लिया, फूड को ट्रैप कर लिया है। इनके ऊपर ना म्यूकस की लेयरिंग होती है, सब पे, सबके ऊपर ना म्यूकस लेयर्ड होता है। मतलब कोई फूड पार्टिकल होगा वो चिपक जाएगा इस म्यूकस के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, जैसे फूड पार्टिकल को ले लिया उसके बाद उसको एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं, और एंडोसाइटोसिस करने के बाद में उसमें आ जाता है, उसके बाद इसमें आ जाता है, और यहाँ पे आने के बाद में उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसका डाइजेशन हो जाता है अमीबोसाइट के अंदर आके। तो अब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो डाइजेशन किया गया वो सेल के अंदर आके किया गया है। तो ऐसे डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो एब्सेंट है। इनके अंदर होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनके अंदर नर्वस सिस्टम है नहीं, नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट है। ये सारी चीजें नहीं होती इनके अंदर। ये डायग्राम बन गए सभी के, जल्दी बनाओ फास्ट।
तो समझ में आया इनका खाना कैसे खाएंगे लोग? समझ में आया नहीं आया? ऑस्ट्रिया से वाटर वाटर एंटर करेगा, फूड पार्टिकल होंगे, म्यूकस की वजह से चिपक जाएंगे, पानी बचा हुआ बाहर से ऑस्कुलम से एक सिंगल ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज कहलाती है वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल, सॉरी वस्कुलर कह रहा हूं, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर enter through ostia, goes to spongiocele, then exit from osculum। ठीक है, एग्जिट हो जाता है ऑस्कुलम से। दिस इज स्पॉन्जोसील, these are the ostias, water enter through ostia, exit from osculum। this is how it works। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? पहला गैदरिंग फूड फंक्शंस। सबसे पहला गैदरिंग फूड, दूसरा रेस्पिरेशन यहीं से हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन यहीं से कर लेंगे, और रिप्रोडक्शन भी, गैमेट ट्रांसफर करना भी यहीं से करते हैं। कैसे करेंगे आइए उसे भी जानते हैं। कैप्चरिंग या गैदरिंग फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे काम इसके वाटर कैनाल सिस्टम से होते हैं। रिप्रोडक्शन, देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन करके, फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर सेपरेट सेक्स ना होकर ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जानते हो ना आप लोग, क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। बेटा ये करेंगे देख, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फिर भी नहीं करेंगे, तब भी क्रॉस करेंगे, कोई बात नहीं। तो हर्माफ्रोडाइट है। दूसरा ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अच्छा, दो चीजें हैं, एक टर्म है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। क्या जानते हो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन से? तो कम बोला कर, ठीक है। हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं तुझसे बिल्कुल एग्री हूँ, बस तू हाँ भाई बिल्कुल मेंढक का एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक। भाई का जवाब था, भाई ने इतनी ब्लंट भाषा में जवाब दिया, जो मेंढक करता है वो क्या है? एक्सटर्नल, और जो इंसान करता है वो इंटरनल। भाई ने ब्लंटली जवाब दिया है, छूटते ही। हाँ, वोट कितनी शुरू हो गई, सही और गलत की तो तेरे बड़े समर्थक पैदा हो रहे हैं। हाँ भाई, अगर एक्सटर्नल कंडीशन में, मतलब जैसे सपोज करो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर वो करेंगे जो पानी में रहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने की कंडीशन है क्या है? वो पानी में रहने वाले ज्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो पानी में रह रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ऐसा नहीं है, उसमें एक्सेप्शंस हैं। एक तो याद रख लेना, तीन फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मरीन है,
टीनोफोरा, इकिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये तीन ऐसे हैं, तीनों एक्सक्लूसिवली मरीन है। मतलब एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब क्या है, इनका हैबिटेट हमने क्या लिखा था, दे आर मोस्टली मरीन बट फ्यू फ्रेश वाटर, मतलब मरीन भी है और फ्रेश वाटर में भी रह रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव का मतलब एक ही हैबिटेट हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक्सक्लूसिवली मरीन तीन है, तो उन तीन के लिए तो याद कर लेना आप सीधा सीधा कि उनके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन कौन से, मेरे साथ बोलो, टीनोफोरा, इकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये तीन ऐसे फाइलम है जो मरीन है और तीनों में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कभी भी, ये एक कंडीशन है, मतलब याद करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो ये कैसे करते हैं भाई, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट है, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, ये समझाने के लिए बनाया बस मैंने। अब क्या बनाता है सेक्स ऑर्गन को इनके, बस समझ जाना कि दो अलग अलग शेप बना रहा हूं, मतलब एक मेल सेक्स ऑर्गन है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आप जिसको जो दो नाम देना चाहते हो वो दे दो, इसे फीमेल कह लीजिए, इसे मेल कह लीजिए। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ से मेल गैमेट रिलीज होगा, ऑस्ट्रिया से आएगा और आकर फीमेल से के साथ में फ्यूज कर जाएगा। तो देखो वाटर कनाल सिस्टम यहाँ पे भी मदद कर रहा है, गैमेट यहाँ से रिलीज हुए पानी के थ्रू आए और दूसरे वाले के अंदर ऑस्ट्रिया से एंटर कर गए, वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा हो, या मेल फीमेल तो है नहीं, ये तो हर्माफ्रोडाइट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, दो के बीच में हो रहा है तो क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर एक के अंदर ही मेल और फीमेल थे और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचर कभी अलाउ नहीं करता, आपको पता है इस बात के बारे में, है ना? कहाँ कहाँ पढ़ा आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में, जल्दी बताओ मुझे सोच के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग माल, क्या पढ़ा था उसके अंदर बेटा, रिप्रोडक्टिव डिप्रेशन, नया टर्म बता रहा है, बिल्कुल कह रहा है रिप्रो, ओ भैया प्रभु, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो, नो कह रहा है रिप्रोडक्टिव डिप्रेशन, रिप्रोडक्टिव डिप्रेशन। वो तेरे जैसा स्टूडेंट हो तो उसका मजाक बनाने में कोई हर्ज नहीं है, तू बोलना इतना फालतू है। गनीमत है मैं तो हंस के छोड़ रहा हूँ, सतीश कुमार को पेल देता अब तक। तो चोच नहीं चलती होगी तेरी वहां पे, तुझे पता होगा वो आदमी 4 फुट का आगे चिल्लाना शुरू कर देगा तेरे ऊपर। है सही बता देता तू, सच में। मैं सतीश सर से पूछूंगा जो की क्या परफॉर्मेंस है ना। हाँ जी, देखो अब ये इनडायरेक्ट वे में मेरी बेइज्जती करना चाह रहा होता, क्या कहता फिजिक्स तो मेरी मजबूत है, बायोलॉजी ना है, मतलब तू बायोलॉजी पढ़ा रहा है ना। क्यों? ओ हाँ, तू तो आकाश में पढ़ा है ना, ठीक है, तू तो आकाश पाताल का छात्र रहा। इधर देखो एग्जाम्पल, इसने आरडीसी के कोई भी गोलगप्पे वाला नहीं छोड़ा होगा, सारे नाम मारे होंगे, मोमोज वाला, अच्छा। इसके एग्जाम्पल है बेटे, साइकॉन, स्काईफा, दूसरा स्पॉन्जिला, नहीं पहले यू स्पॉन्जिया लिख देता हूं, ये बात स्पंज है, और स्पॉन्जिला, लिख लिए? तो लिख लिए देव भाई? भाई बीच बीच में हाइबरनेशन पे जाता है, फिर भाई को याद आती है अरे मैं तो तैयारी कर रहा था, फिर भाई वापस लौट आता है।
लिखिए जी। अब नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा बोला तो बहुत मारूंगा। क्या नाम है इसका? सिलेंट्रेटा। दूसरा नाम क्या था इनका? निडेरिया। इनका हैबिटेट ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों कंडीशन में मिलते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों कंडीशन में मिलते हैं। इनकी दो फॉर्म्स होती है बेटे, इनकी दो फॉर्म होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं मेडूसा, और एक फॉर्म होती है जिसे कहते हैं पॉलिप। पॉलिप वो है जो सेसाइल या सेडेंट्री होते हैं, मतलब ये अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेसाइल या सेडेंट्री कहा जाता है। और मेडूसा जो फॉर्म है ये फ्रीली स्विम कर सकती है, ये फ्रीली स्विमिंग फॉर्म है। जैसे इसका एग्जांपल है मेडूसा का ऑरेलिया, जिसे हम लोग जेली फिश भी कहते हैं। और पॉलिप जो होता है इसका एग्जांपल है जैसे एडेमसिया, जिसे अपन सी एनीमोन कहते हैं। अच्छा, सी एनीमोन का कहीं और भी एग्जांपल पढ़ा था, बताना कहाँ पढ़ा था, जल्दी बताओ। पागल हो रहा है, म्यूचुअलिज्म थोड़ी है वो कॉमेंसुअलिज्म था। इसके साथ में कौन थी? हर्मिट कैब नहीं था यार, भूल रहा है तू, मिक्स कर दिया तूने एग्जांपल, लेकिन तू सही पहुंच रहा है। क्लाउन फिश, क्लाउन फिश याद है? किस किस को पता चल रहा है मैं क्या बात कह रहा हूँ? पता है क्या कह रहा हूँ बेटे रौनक? में है हाँ, पॉपुलेशन क्या होता है दोनों में, मतलब फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है? क्लाउन फिश को फायदा होता है और नुकसान किसी को नहीं होता है। हाँ, स्टिंगिंग प्रे होने से बचाते, वेरी गुड। ऐसा होता है, जो लोग को नहीं पता चल रहा ये चल रहा क्या है, वो लोग ये सुन लो। एक क्लाउन फिश होती है, वो बहुत चतुर होती है। तो होता क्या है कि सी एनीमोन के टेंटिकल्स होते हैं, ये बेसिकली कैसे दिखते हैं पॉलिप, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पॉलिप की जो शक्ल सी होती है वो ऐसी सी होती है, ठीक है। इनके माउथ के ऊपर ऐसे करके टेंटिकल्स लगे होते हैं, ये ऊपर हाइपोस्टोम है, ये ऊपर माउथ है, तो ये इनके टेंटिकल्स हैं। तो इनके टेंटिकल्स के ऊपर ना स्टिंगिंग सेल्स लगी होती हैं, उन स्टिंगिंग सेल्स को हम लोग नीडोब्लास्ट कहते हैं। नहीं बेटे, वो ऐसी जगह हाइड, उनका साइज इतना बड़ा नहीं है ना, उनको पता है हाउ टू हाइड और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज स्टिंगिंग सेल्स। इस वजह से वो आके क्या करती है, इसके आसपास कहीं छुप जाती है, यहाँ छिप जाती होंगी आके। अब क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो ये सोचते होंगे कि ये जो हमारा भाई खड़ा है इसके पास गए तो ये डंक मार देगा, ठीक है, स्टिंग कर देगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो इट इज मोर ओवर लाइक, जैसे किसी छोटे बच्चे की पिटाई विटाई करते हैं मम्मी पापा, तो दादा दादी के पीछे जाके छुप जाता है, तुम उसे मारने भगे तो वो जाके क्या करता है, दादा दादी के पीछे छिपता है, तो दादा दादी से माँ बाप रुक जाते हैं आके। तो ऐसे ही अगर कोई प्रेडेटर क्लाउन फिश को मारने आ रहा है, खाने आ रहा है, तो क्लाउन फिश इसको दादा दादी मानेगा और इसके पास आके छिप जाएगा, ताकि वो जो प्रेडेटर आ रहा था वो उस क्लाउन फिश को खा ना पाए। मेरी बात समझ में आई? तो उसमें क्लाउन फिश को तो फायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, बस जान बच गई। उससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? नहीं तो लपेटी जाती, नाश्ता बनती, डिनर बनती,
क्या बनती पता नहीं। और सियानिमोन भाई क्या था, ओके कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, दुआओं में याद रखना, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो कम एंड हाइट। तो इसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई काम कर रही है क्लाउडफिश, नहीं, ये सेल्फलेसली काम कर रहा है उसके लिए बेचारा। ठीक है जी। तो ये सियानिमोन है, ये इसका सीलेंट्रॉन है। सीलेंट्रॉन मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इसकी, जो पेट सा है इसका, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसकी। अच्छा, जेलीफिश जो होती है वो कैसी होती है? तो जेलीफिश होती है अम्ब्रेला जैसी, इसमें ऐसे करके टेंटिकल्स लगे होते हैं, ऐसे करके टेंटिकल्स। ठीक है जी। और इनके अंदर यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, कैविटी है। ये इनका माउथ है, दूसरे कलर से कर देते हैं ना, व्हाइट व्हाइट सारा हो जाएगा, तो माउथ है। ये इनके टेंटिकल्स हैं, ये इनकी स्टिंगिंग सेल है। ठीक है, तो ये फ्रीली स्विम कर पाती है इसे छतरी की मदद से, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करते रहते हैं। ये जो पार्ट है ना, इनसे ये मूव कर सकते हैं, मतलब स्विम कर सकते हैं। वो नहीं कर सकता, वो तो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। मैं लोरी सुना रहा हूँ चंदा मामा दूध के। हैं? पॉलिप को फूड कैसे मिलता है? ये टेंटिकल्स के पास में गलती से कोई दूसरा एनिमल नहीं आएंगे छोटे मोटे? नहीं यार, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी तो हैं, वो इतना दिमाग नहीं रखते ना कि इसके पास नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना, वो इसके आसपास नजदीक से निकले। इसकी नीरोब्लास्ट तैयार बैठी हुई है, अभी बताऊंगा यार, तुमने पूरी स्टोरी जानी कहाँ है। हाँ, फील्डिंग सेट करता है। ठीक है, अब इधर देखो, अब इनके बेसिक फीचर बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे करके इनके बारे में जानेंगे। इनके पास में टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सभी ये सीलोमेट्स हैं, अभी सीलोम नहीं आया इनके पास। इनके पास पहली बार जर्मली आई, लेकिन दो आई। डिप्लोब्लास्टिक है ये। इन सभी के पास पहली बार रेडियल सिमेट्री आई है, रेडियल सिमेट्री आई है। इनके पास में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है। ओहो, ब्लाइंड सेक प्लान होता है। ऐसे कैसे करता है मैम? ब्लाइंड सेक प्लान होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब है इनके पास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब कहने का ये है, इनके पास कोई एलिमेंट्री कनाल नहीं होती। ठीक है, इनके पास में एक सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। इनके पास में एक सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन ये दोनों काम परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से कर लेते हैं एक्सचेंज। इनके पास में नर्वस सिस्टम के तौर पे एपोलर न्यूरॉन आई है पहली बार। इनके पास में एपोलर न्यूरॉन्स आई है।
ठीक है। ऐसी न्यूरॉन्स जो पूरी डेवलप नहीं होती है, नर्व नेटवर्क कह लीजिए आप, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन कह लीजिए आप। न्यूरॉन है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं और करते भी नहीं है सर्कुलेशन ऐसा कुछ। डाइजेशन इनके अंदर दोनों है, इंट्रा सेलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलर। जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है। कैसे होता है इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इनके स्ट्रक्चर जानिए। ये देखो, ये बाहर वाली है जिसे कह रहा हूं मैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल। इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। ये वाली जो सेल्स होती है इसे कह रहा हूं मैं एंडोथीलियो मस्कुलर सेल। और ये जो स्क्वायर बना रखी है मैंने, ये होती है ग्लैंड सेल। और ये इसका सीलेंट्रॉन है या इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये माउथ है और ये इनके टेंटिकल्स हैं जिनके ऊपर नीडोब्लास्ट लगे हुए हैं। अब सपोज करो किसी इंसेक्ट को नीडोब्लास्ट से पकड़ लिया इन्होंने, तो उसको पकड़ने के बाद क्या करेंगे, इस माउथ में डाल देंगे, टेंटिकल मूव करेगा और माउथ के अंदर उसे डाल देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? टेंटिकल से पकड़ लिया, ऐसे करके वो मुंह में डाल देगा उसके माउथ के अंदर। अब यहाँ पे आ गया वो इंसेक्ट। अंदर आने के बाद दो काम हो सकते हैं, या तो भाई उस चीज को जो अंदर इनगल्फ की गई या लाई गई, फूड जो लाया गया, फूड पार्टिकल, या तो ग्लैंड सेल जो है उससे एंजाइम रिलीज करके, एंजाइम रिलीज करेगी ग्लैंड सेल और उसे डाइजेस्ट कर देगी। तो अगर कैविटी में डाइजेशन हुआ तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैविटी में हुआ तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर। और अगर इस फूड को तोड़ने के बाद में ये जो एंडोथीलियो मस्कुलर सेल है, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल ने अंदर ले लिया और वहां पे डाइजेशन किया, तो ये क्या हुआ, सेल के अंदर हुआ, तो क्या होगा, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई ये फूड था, फूड को ग्लैंड सेल के एंजाइम ने कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करा, तो ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। अगर यही फूड पार्टिकल को ये सेल अंदर ले लेती और वहां पे डाइजेस्ट करती तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता। सर वो आपने बोला कि यहाँ पे नहीं, दोनों में कहीं भी हो सकता है। अब वो स्पेसिफाइड नहीं है, इतना मैंने डीप रिसर्च नहीं करी कि पहले डाइजेस्ट होगा कि उसमें जाएगा।
इतना नहीं करा ना, तुम्हें जानने की जरूरत, बस मेरे को ये दो बातें समझानी थी जिस वजह से मैंने इतना सॉन्ग रचा है। ठीक है, हाँ, इतनी देर से मैं क्या भोगने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरसेलर एक्स्ट्रासेलर लिखा था ना, उसी बात को समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया, नहीं तो मेरा कोई मकसद नहीं था डायग्राम बनाने का। और जो मतलब की बात हुआ करे ना यार, उतना ही पूछा करो, मतलब मोर देन एनफ, जितना भी रिक्वायर्ड होता है वो मैं खुद ही बोल देता हूँ, मतलब तो बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी पीएचडी करनी है तो वो बात अलग है, खैर ठीक है, प्रोफेसर थोड़ी बनोगे तुम यार। नीट यूजी का पेपर है, वो क्वालिफाई करना है, उसके लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा मैं दे दे रहा हूँ। इंटरसेलुलाइजेशन, वोल्टेज हाई हो रहा है। देख लिया, देखिए ये क्या करते हैं, नीडोब्लास्ट तीन काम आता है इनके, अटैक एंड डिफेंस, कैप्चरिंग प्रे, और एनकरेज करना, एनकरेज करना, होल्ड करना, किसी जगह पे लगा के रखना उसे। अब नीडोब्लास्ट के अंदर एक पॉइजन या कह लीजिए टॉक्सिन फिल्ड कैविटी होती है, टॉक्सिन फिल्ड कैविटी होती है जिसे अपन हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, हिप्नो, हिप्नोटॉक्सिन। और उस कैविटी का नाम है नेमेटोसिस्ट। तो ये कैसी होती है, देखो नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं आपको, स्ट्रक्चर
ये है नीडोसिल, ये है ओपरकुलम, ये है नीमेटोसिस्ट, ये है थ्रेड ट्यूब, इन्हें कहते हैं लासो। तो इधर देखना एक बार सभी लोग, भाई नीडोसिल काम करता है सेंसर का। जैसे सपोज करो कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आ गया, अब जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत ये ओपरकुलम ऊपर खुलेगा, थ्रेड ट्यूब बाहर निकल जाएगी। क्या कहा मैंने, ये इंसेक्ट नीडोसिल के कांटेक्ट में आया, ये सेंसर का काम कर रहा है, इसके साथ जैसे कांटेक्ट में आएगा ये बाहर निकलेगा, ये ओपरकुलम ऐसे खुलेगा, ओपरकुलम खुलेगा और ये थ्रेड ट्यूब बाहर निकलेगी, और थ्रेड ट्यूब क्या करेगी, इसको इंजेक्ट कर देगी टॉक्सिन के साथ, फिर थ्रेड से इसको लपेटा जाएगा, वो ऊपर है ही, फिर टेंटिकल के ऊपर प्रेजेंट है, फिर उसके बाद उसे खा लिया जाएगा। मतलब कैसे होगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा कुछ, ये नीडोसिल, ओपरकुलम, ये थ्रेड से इंसेक्ट को लपेट दिया, ब्रे को पकड़ लिया, और यहां से निमेटोसिस्ट से टॉक्सिन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिससे वो पैरालाइज हुआ, फिर उसे खा लिया गया। और ये कहां पे प्रेजेंट थे, ये कहां पे प्रेजेंट थे, ये इनके टेंटिकल्स थे ना, उनके ऊपर ये थे। तो यहाँ से जैसे सपोज करो इस इंसेक्ट को पकड़ लिया, उसके बाद इसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? ये उल्टा ऑक्टोपस बनाने से काम नहीं चलेगा। हो गया जी, हो गया। अब एक चीज होती है, इनके अंदर एक फॉर्म है, मतलब एक एग्जांपल है, इसका नाम है ओबेलिया। क्या नाम है, ओबेलिया। ओबेलिया इकलौती ऐसी फॉर्म है इनके अंदर जो दोनों फॉर्म में मौजूद है, मतलब वो पॉलिप भी है, मेडुसा भी है। ओबेलिया इकलौती ऐसी फॉर्म है इनके अंदर जो पॉलिप भी है, मेडुसा भी है। मेरी बात समझ में आई? मैं यहाँ पे अगली बात ये लिख दे रहा हूं कि ओबेलिया present in both forms, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब है ऑल्टरनेशन, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन बना हुआ है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल, alternation of generation between asexual and sexual form। मतलब कहने का क्या है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दूसरा पॉलिप बना लेंगे, यही पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बना लेंगे, और मेडुसा को अगर
पॉलिप बनाना है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो पॉलिप फॉर्म है ये एसेक्सुअल फॉर्म है और मेडुसा जो है ये इसकी सेक्सुअल फॉर्म है। तो ये क्या करते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, कभी पॉलिप मेडुसा बना देती है, कभी मेडुसा पॉलिप बना देती है। पॉलिप से पॉलिप भी बन सकता है, पॉलिप से मेडुसा भी बन सकता है और मेडुसा से पॉलिप भी बन सकता है। लेकिन अंतर है इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा हुआ। अगर पॉलिप को बनाना था एसेक्सुअल करेगा, पॉलिप मेडुसा बनाना है मतलब पॉलिप कुल मिला के एसेक्सुअल ही करेगा और मेडुसा सेक्सुअल करेगी। और इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज चल रहा है, ऑल्टरनेशन हो रहा है, मेडुसा से मेडुसा भी बन सकता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगेगा, क्लियर है मेरी बात आपको। मतलब ये आपको याद रखना है कि कौन सी फॉर्म में है, मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन कर रही है। पॉलिप एसेक्सुअल, मेडुसा सेक्सुअल, और इनके बीच में जो ऑल्टरनेशन चल रहा है उसी चीज को हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब एक होती है जिन्हें कहते हैं हम लोग कोरल्स। कोरल रीफ का नाम सुना है, कोरल रीफ है। तो जो कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ, ये पॉलिप की कॉलोनीज होती हैं जो कि कवर्ड होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। मतलब कैसे, ये बहुत सारे कॉलोनियल है। अच्छा एक चीज याद रखना, जो पॉलिप्स होते हैं वो कॉलोनियल सेडेंटरी दोनों हो सकते हैं। अरे यार मैंने क्या बना दिया बस। उसके ऊपर ऐसे करके ना कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है ऐसे। नीचे पॉलिप की कॉलोनी है और याद रखना कवरिंग है कि जो पॉलिप्स होते हैं ये कॉलोनियल भी होते हैं और सोलिटरी भी होते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो हाइड्रा करता है बडिंग, याद है, सुना है हाइड्रा के अंदर बडिंग, क्लास 10वीं में पढ़ा होगा आपने। तो हाइड्रा जो है वो करता है बडिंग। दूसरा ये हाइड्रा है, इसके ऊपर बड निकला, ये बड डिटैच हुआ पेरेंट बॉडी से और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। इनके अंदर मेडुसा फॉर्म मैंने बताया क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। मेडुसा करती है। अच्छा ये हर्माफ्रोडाइटा भी सेपरेट सेक्स वाला फीचर नहीं है, वो आएगा इसकी हेल्मिन्थीज में। हर्माफ्रोडाइटा बाहरी फर्टिलाइजेशन करेंगे लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जानते हैं आप। देखो अगर कोई यंग वन पैदा हो रहा है वो अडल्ट जैसा दिखने में है, अडल्ट जैसा दिखता है तो वो डायरेक्ट है। लेकिन अगर कोई यंग वन पैदा हो रहा है और वो अडल्ट जैसा नहीं मिलता लेकिन उसको अडल्ट जैसा बनने के लिए कई स्टेजेस के थ्रू होके गुजरना पड़े तो उसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस या लार्वल स्टेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा
और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनके एग्जांपल्स तो मैंने याद करवाई थी, आप लोग जब 11th में रहे होंगे। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया, इससे बन गया फाइजेलिया। फाइजेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है जी, इससे हो जाएगा ओबेलिया, जिसके अभी मैंने बताया था पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट है। एम से हो जाएगा मीएंड्रीना, इसे कहते हैं ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल। इससे हो जाएगा एडम्सिया। एडम्सिया मतलब सी एनिमोन। सी एनिमोन। और से हो जाएगा ओरिलिया, जेलीफिश। और जॉर्ज से हो जाएगा गोर्गोनिया। गोर्गोनिया। सी फैन कहते हैं इसे। पेन से हो जाएगा पेनाटुला। सी पेन कहते हैं इसे। और हाइड से हो जाएगा हाइड्रा। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, किसके? सिलेंट्रेटा या निडेरिया के। तो मेरे साथ बोलना, इससे क्या हो जाएगा? फिजिक्स से क्या हुआ? फाइजेलिया का साइंटिफिक नेम पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ऑब्जेक्टिव से ओबेलिया। मे से मिएंड्रीना। मिएंड्रीना का मतलब ब्रेन कोरल। फिर एडम से एडम्सिया। एडम्सिया का नाम सिएनिमोन। और से ओरेलिया मतलब जेलीफिश। जॉर्ज से गोर्गोनिया, इसका नाम सी पेन। पेन से पेनाटुला। पेनाटुला मतलब सी पेन। हाइड से हाइड्रा। जल्दी लिख डाले। फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा ये होती है हमारी सी वॉलनट। इनके अंदर इंक्लूड किया गया है सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज को। ये ऑर्गेनिज्म के नाम है। कभी कहोगे अच्छा ये क्या लिख दिया? सी वॉलनट्स को एंड कॉम्ब जेलीज को। सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन है, याद रखना। दूसरा, इनके पास में 8 वर्टिकल कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, जिसके ऊपर सीलिया की कॉम्ब लगी होगी। और वो सीलिया की कॉम्ब इनके लोकोमोशन को करवाने में मदद करता है, या लोकोमोशन में इसका रोल होता है। मेरी बात क्लियर है? और इनकी ये 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ये बायोलुमिनिसेंट्स होते हैं। देखो दरअसल हुआ क्या था, टीनोफोर्स को पहले सिलेंट्रेटा में ही पढ़ा जाता था, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इनके पास अलग थी, जिस वजह से इनको लेके एक नया फाइलम बनाना पड़ा। जैसे वो
मरीन और फ्रेश वाटर दोनों कंडीशन में मिलते थे। कौन? सीलेंट्रेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मरीन मिलते थे। उनके अंदर दो फॉर्म थी, एक ससाइल, एक फ्री लिविंग या फ्रीली स्विमिंग। जो ससाइल या सेडेंटरी फॉर्म थी वो दोनों अलग अलग थी। यहाँ पे सारी की सारी फ्रीली स्विमिंग फॉर्म मिलेंगी आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो? उनके पास स्टिंगिंग ऑर्गन थे, इनके पास स्टिंगिंग ऑर्गन्स नहीं थे। इनके पास बायोलुमिनेसेंस था, उनके पास बायोलुमिनेसेंस नहीं था। मतलब लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी इनके पास थी, उनके पास नहीं थी। इनके पास में 8 वर्टिकल कॉम्प्लेट्स लगी हुई थी जिसके ऊपर सिलिया की कॉम्ब है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई फीचर नहीं था। बाकी सारे फीचर इनके सेम है। क्या क्या? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, एसीलोमेट्स, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे फीचर सेम है, सारे फीचर सेम है। हाँ, इनके अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दो अलग अलग फॉर्म नहीं है, इनके अंदर सारी सेक्सुअल फॉर्म है। उनके अंदर ए सेक्सुअल फॉर्म भी थी और सेक्सुअल फॉर्म भी थी। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इनके पास में लाइट इमिट करने की यूनिक प्रॉपर्टी है। और इनके फीचर्स क्या है? इनके फीचर्स हैं, इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्रिकल, एसीलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, but they have similar to them both extracellular as well as intracellular digestion. इनके अंदर both extracellular and intracellular डाइजेशन है। इनके अंदर ओनली सेक्सुअल फॉर्म है and all forms are freely swimming. सारी फॉर्म्स इनकी फ्रीली स्विमिंग कर सकती हैं। इनका डायग्राम कैसा होता है? 1 2 3 4। ये इनके टेंटिकल्स हैं। ये इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ये इनके टेंटिकल्स हैं। इनके ऊपर कुछ स्टिकी सेल होती है जिन्हें कोलोब्लास्ट कहा जाता है। ये इन्हीं के पास है, उनके पास नहीं थी। कोलोब्लास्ट, ये 8 वर्टिकल कॉम्ब प्लेट, 4 ये दिख रही हैं, 4 पीछे होंगी। ये 4 दिख रही हैं, 4 पीछे होंगी और इनके ऊपर सीलिया की कॉम्ब लगी होगी।
इनके अंदर सीलिया की कॉम्ब लगी होगी, इनके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सर्विस से हो रहा है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा नर्वस सिस्टम के तौर पे वही नर्व नेटवर्क है इनके पास। नर्वस सिस्टम के तौर पे अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। इनके पास में ए पोलर न्यूरॉन का नर्व नेटवर्क है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अभी भी हर्माफ्रोडाइट है, ये अभी भी हर्माफ्रोडाइट है। और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होगा। तो ये इनके सारे फीचर्स थे। दो ही एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे याद रखने हैं। एक एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया और एक एग्जांपल है टीनोप्लाना। ये दो एग्जांपल्स। कोलोब्लास्ट इनकी स्टिकी सेल्स हैं। हो गया। प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। हाँ जी।